मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। मैं हूँ मुदिता और आज हम करने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10 चैप्टर 1 ज्योग्राफी। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, लेकिन आप जानते नहीं है। यहाँ पे कंबाइन करके रिसोर्स और डेवलपमेंट को दे दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप जानते हैं, फैमिलियर हैं, पहले से पढ़े हुए हैं। तो चलिए समझते हैं कि रिसोर्स कहते किसे हैं। ऐसी कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी थिंग जो हमारी नीड्स को पूरा करता है, हमारे लाइफ को ईजी कर देता है, वो क्या है? रिसोर्स। जिससे हमारी नीड्स पूरी होती हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स इन अ सिंपल लैंग्वेज। और रिसोर्स आपके पास जितने अच्छे होंगे उतना ही अच्छा आपका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करें तो भी आपके पास अच्छे रिसोर्स हो तो डेवलपमेंट होगा। कंट्री की भी बात करें तो कंट्री के पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतना ही अच्छा उसका डेवलपमेंट होगा। और वर्ल्ड लेवल पे बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे, तो भी रिसोर्स से हमारा डेवलपमेंट अच्छा होता है। अब रिसोर्स की एक परफेक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिसोर्स को अगर हमें लिखना हो व्हाट इज रिसोर्सेज, तो हम कैसे लिखेंगे? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided। पहली बात तो जो मैंने कहा, जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं वो रिसोर्स है। लेकिन उसके आगे आपको थोड़ी सी चीज़ और जोड़नी होगी, ठीक है? क्योंकि आप बोलोगे अरे एयर में तो बहुत सारी हाइड्रोजन भी अवेलेबल है पर हम हाइड्रोजन का यूज़ तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल या एसेसेबल, ठीक है? तो यानी कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। इसके अलावा इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे फाइनेंस के अंदर आ सके, जिसको हम इकोनॉमिकली हमारे लिए सही होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो यहाँ पे 3 टर्म यूज़ कर लेता है कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए उसके लिए, इकोनॉमिकली सही होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि भैया आपको इतनी सी चीज़ के लिए लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा? नुकसानदायक होगा, यानी हम उसको नहीं कर सकते। और तीसरा है कि कल्चर, हमारा जो कल्चर है उसे एक्सेप्ट करा, ऐसा ना हो कि हमारे कल्चर के अगेंस्ट हो। तो ये तीनों चीज़ अगर फुलफिल करती हैं, हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है वो चीज़, तो उसको हम क्या करेंगे? रिसोर्स। ठीक है, हमारी लाइफ को आसान करना चाहिए, हमारी नीड को फुलफिल, लेकिन ये तीनों कंडीशन भी फुलफिल करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली वो चीज़ बैलेंस होनी चाहिए यानी फिजिबल होनी चाहिए, और कल्चरल एक्सेप्टेबल उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। अब रिसोर्स में ह्यूमन कहाँ पे आते हैं वो हम देखते हैं। लेट हैव अ लुक दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है? ये ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पे क्या है? टेक्नोलॉजी, ठीक है? एक पिलर है टेक्नोलॉजी, दूसरा है इंस्टीट्यूशन, और थर्ड है फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट मीन नेचर। तो फिजिकल एनवायरनमेंट या नेचर, तो नेचर तो हमें नेचर से मिल जाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट। इसके अलावा और यहाँ पे ह्यूमन को सेंटर में रखा है। ह्यूमन को सेंटर में क्यों रखा है? देखिए, जो रिसोर्स है उसका यूज़ कौन करता है? उसका यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग। हम ही तो यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का, और एनवायरनमेंट से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा? टेक्नोलॉजी भी तो ह्यूमन बनाएंगे। तो टेक्नोलॉजी से कौन रिलेट है? ह्यूमन रिलेटेड है, क्योंकि हम ही तो टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। इंस्टीट्यूशन को चलाता कौन है? इंस्टीट्यूशन भी बनाता कौन है? ह्यूमंस बनाते हैं। तो यहाँ तीनों चीज़ मिलकर काम करती हैं, और जो ह्यूमन है, ह्यूमन बींग इज द सेंटर पार्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग आप देखोगे केंद्र बिंदु है, सेंटर पार्ट है, क्योंकि ह्यूमन नेचर से जो रिसोर्स मिल रहे हैं उसका यूज़ कर रहा है, ह्यूमन ही टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, और ह्यूमन ही इंस्टीट्यूशन को चला रहा है। तो सारा ये इसका जो सेंटर पार्ट है वो ह्यूमन बींग है। तो यहाँ पे आपको बताया है कि रिलेशन बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन नेचर और टेक्नोलॉजी आपस में रिलेट करते हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग। ओके, और इसके बाद हम पढ़ेंगे यही चीज़ यहाँ पे आपको टर्म्स में लिख के बताई है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। देखिए, हमारी नेचर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम डायरेक्ट उनको यूज़ तो नहीं कर लेते। फॉर एग्जाम्पल, हमें पेड़ों से क्या मिलता है? वुड मिलता है।
लकड़ी का तो हम यूज़ करते हैं, बट आप लोग पेपर यूज़ कर रहे हो, कॉपी यूज़ कर रहे हो, तो उसे बनाने के लिए बीच में एक इंटरमीडिएटरी चीज़ चाहिए ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जहाँ पे फैक्ट्री चाहिए जहाँ पे बनेगा, और उसके लिए कौन काम आता है, ह्यूमंस काम आते हैं। तो नेचर से कुछ चीज़ें तो हमें डायरेक्ट मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को डेवलप करना पड़ता है, उसके बाद हम उसे रिसोर्स बना पाते हैं। तो उसके लिए जो ये मिड का काम करेगा, पुल का काम करेगा, वो कौन करता है, ह्यूमन बींग काम करते हैं। ओके, इसीलिए ह्यूमन बींग सेंटर पार्ट बन जाता है। अब बोल रहे हैं कि जो हमारे रिसोर्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो उसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमें रिसोर्स मिलते हैं वो डायरेक्ट हमें सारे रिसोर्स नेचर से मिलते हैं? तो ऐसा नहीं है, कुछ हमें डायरेक्ट मिलते हैं, कुछ को हमें डेवलप करना पड़ता है, और कुछ हम फर्दर आगे डेवलप करेंगे। अब इनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया है। अगर आप इतने को समझ जाते हो तो आपका हाफ चैप्टर खत्म है, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है हाफ चैप्टर में। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या है कि जैसे वो बनते हैं, ठीक है, उनका ओरिजिन है, तो उसके बेस पे हमारे क्या होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक आपने ईवीएस में, साइंस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो वही मैंने कहा कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस यहाँ कंबाइन करके चैप्टर बनाया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूटेबिलिटी, सॉरी, तो यहाँ पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इसको बोलते हैं कि जो ख़त्म हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, अगर हम उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो हमारा होता है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसे भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप यानी मालिकाना हक किसका है, उसके आधार पर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हम उसे डेवलपमेंट करने के स्टेटस क्या है उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। सो ये भी आपने कुछ कुछ टर्म्स पहले से पढ़ी हुई हैं। तो अगर इन टर्म्स को समझ जाते हैं तो मोर देन हाफ चैप्टर आपका फिनिश है। इसके बाद देखिए ये जो चार्ट आपको दिखाया गया है, इस चार्ट को वेरी केयरफुल आपको समझना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये पूरा चैप्टर का आपका क्या है, समरी है, समझ सकते हैं। रिसोर्स को हम बांट सकते हैं कैसे, नेचुरल और जो हमारे ह्यूमन डेवलप करते हैं। तो नेचुरल वो हो गए जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बारे में आपने पढ़ा है। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम बांट सकते हैं बायोलॉजिकल और कंटिन्यूअस और फ्लो। कंटिन्यूअस और फ्लो ऐसे होते हैं कि भाई जो एक चक्र में चलते हैं, एक जिनका फ्लो होता है कि यही प्रोसेस फिर दोबारा होगा, ठीक है, तो वो एक प्रोसेस में होते हैं। जैसे वाटर हो गया, वाटर साइकिल आपने पढ़ा है किस तरीके से एक चक्र में चलता है। इसके अलावा दूसरा होता है बायोलॉजिकल, जैसे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। इसके बाद नॉन रिन्यूएबल में हम देखेंगे तो रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल ऐसे होते हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल, ठीक है, तो ये इनकी लाइफ के अकॉर्डिंग हम इन्हें डिवाइड करते हैं। और ह्यूमन का अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सो अब हम देखते हैं, हमें बेसिकली ये जो नेचर वाले हैं इसके पे फोकस करना है इस चैप्टर में। सो अब हमने जो ये टाइप्स को कैटेगराइज किया, अब इन्हीं को समझना है कि देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमने क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं, बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक। तो बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। बायोटिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो चीज़ें जिनमें लाइफ होती है, ठीक है। बायोटिक का मतलब क्या, कि जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंस है, कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो सारा बायोटिक में आता है। सारे एनिमल्स, सारे प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ऑल लाई इन द बायोटिक। ओके, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग, फ्लोरा, फ्यूना, ठीक है, सारे फ्लोरा फ्यूना यानी प्लांट्स, एनिमल्स की जितनी भी प्रजातियां हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो सारे हो गए बायोटिक। अबायोटिक, ऑल दोज थिंग विच आर कंपोज नॉन लिविंग, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वो अबायोटिक हो गए। तो जिसमें क्या आ गया, हमारे मेटल्स आ गए, रॉक्स आ गए, ठीक है, पहाड़, चट्टाने, तो ये सारे क्या हो गए,
अबायोटिक हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, तो इसमें आ गए रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो इसमें देखिए रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, यानी इसको हम बोलते हैं समाप्यता के आधार पर कि जो खत्म होंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस। ऐसे रिसोर्स जिनको हम फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल, दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, तो ये सारे हमारे क्या है रिन्यूएबल। इनके बारे में भी आपने फर्दर क्लास, प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि तभी हम बार बार फोर्स किया जाता है कि हमें सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, विंड एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि भाई सन को देखो ना हज़ारों लाखों साल तक रहेगा और ये एक प्रोसेस में है, क्योंकि यहाँ पे क्या रिएक्शन, साइंस में पढ़ा है, रिएक्शन चल रहा है, फ्यूज़न फिशन रिएक्शन चल रही है हाइड्रोजन का, तो ये सन तो हमारा बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, सोलर एनर्जी को यूज़ करिए। ठीक है, तो ये क्या है रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल कैसी होती हैं? दे अकर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी बहुत सारे लॉन्ग ईयर्स लग जाते हैं बनने में, और अगर हम इसे शॉर्ट पीरियड में ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास फर्दर बचेगा ही नहीं आगे वाली जनरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल 20 दिन का लॉकडाउन है, 20 डेज़ का लॉकडाउन है, और आपने खाने के लिए इतना सारा 1 2 3 4 4 कैटेगरी में अपने पास रिसोर्सेज स्टॉक कर लिया कि ये आपके पास थोड़ा सॉल्टी चीज़ें हो गई, ये स्वीट्स हो गई। ठीक है, और अब आप क्या करें कि पहले दिन में ही आप पूरा ख़त्म करने में लग जाएँ, 2 दिन में, 3 दिन में और 5 दिन में पूरा फिनिश कर दें, तो बाकी के 15 दिन भाई कैसे चलोगे? अब तो इसे लाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसे हमें सही तरीके से यूज़ करना होता है, क्योंकि उसे बनने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जितने प्लांट्स, एनिमल डेड और डिकोइंग होते हैं वो सारे लैंड में जाते हैं, फिर बहुत सारे सालों तक, कई ईयर्स तक उसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, उसके बाद जाके वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर में वो क्या बनते हैं, फॉसिल्स बनते हैं। तो बनने में हमारी कई पीढ़ियाँ निकल जाएंगी और हम ख़त्म उसे एक ही पीढ़ी में कर दें तो ये नुकसान होगा ना। तो ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये बहुत सिंपल है, मालिकाना हक किसका होगा उसके अकॉर्डिंग हम बांट सकते हैं। ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज में कौन से आते हैं, वो रिसोर्स जिस पे पर्टिकुलर किसी इंसान का हक होगा, किसी इंसान का अधिकार होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक फॉर एग्जाम्पल रवि, ठीक है रवि ले लेती हूँ मैं, एक है रवि, इसके जो खेत हैं, ठीक है, इसके जो फार्म है या इसके जो खेत हैं, तो ये खेत इसके हैं, तो इस पे इंडिविजुअल इसी का तो हक होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं जाके इसके खेत पे कुछ उगा लूँगी या कुछ ले लूँगी। तो इस पे ये जो खेत हैं ये कैसा है, ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स है, ये इस पर्सन के लिए रिसोर्स है। ठीक है, दूसरे के लिए नहीं है, क्योंकि ये इस पे काम करता है। तो ये रवि का क्या है, रिसोर्स है। इसके अलावा आपके खेत हो गए, आपका घर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं तो आपका स्कूल बैग हो गया और आपके घर हो गया, और ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इंडिविजुअल रिसोर्स हो गई जो एक इंसान की होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया भी हुआ है, पोन्स, वाटर इन वॉल्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ द रिसोर्स ओनरशिप, इंडिविजुअल मेक लिस्ट ऑफ। तो इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो इंडिविजुअल रिसोर्सेज की, किसी पर्सन की जो हो। कम्युनिटी ओनर रिसोर्स क्या होता है, जिसपे पूरे समुदाय का या पूरी कम्युनिटी का राइट हो, जैसे कि क्या हो गया विलेज में, या फिर कॉमन ग्राउंड्स हो गए, जैसे आपका सोसाइटी पार्क होता है। ठीक है, सोसाइटी पार्क जो है तो यहाँ पे पूरी सोसाइटी में कोई भी आके बैठ सकता है, यहाँ पे बेंच लगे होते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, कम्युनिटी ओनरशिप का, पूरी सोसाइटी का राइट होता है। इसी तरीके से गांव में कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, तो उसमें कोई भी गांव का बंदा जाके उसमें से पानी ले सकता है, तो वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा कम्युनिटी ओनरशिप का। इसके बाद फिर हमारा आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे कम्युनिटी में आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है। कम्युनिटी में जो मैंने बताया कि जो वेल होते हैं, कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। इसके बाद नेशनल रिसोर्सेज कौन से हो गए, ऐसे रिसोर्सेज, वैसे तो टेक्निकली अगर हम बोलें तो जैसे कि ये इंडिया है,
ठीक है, हमारा इंडिया है तो इंडिया की एरिया में जितना भी रिसोर्स आता है वो सारा एक तरह से नेशनल रिसोर्स ही है। वैसे हमारा इंडिविजुअल और सोसाइटी मतलब एक कम्युनिटी का भी है, पर पूरा जो भी इंडिया में पाया जा रहा है वो एक तरीके से इंडिया का रिसोर्स है क्योंकि भारत में पाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा नेशनल रिसोर्स वो हैं जितने भी हमारा जो नेशनल यानी कि हमारे देश में जो भी चीज़ें बनती हैं या जो भी स्कोप रिसोर्सेज के पाए जाते हैं वो नेशनल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ कोल का या फिर गैस के जो माइंस पाए जाते हैं, खदान पाए जाते हैं जहाँ से हम लोग कोयला निकालते हैं, गैस निकालते हैं, जो हमारे रिजर्व होते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड होगा रिजर्व्स, जो हमारे रिजर्व्स होते हैं तो वो हमारे क्या हैं, नेशनल रिसोर्स हैं, इंडिया के हैं। फॉर एग्जांपल उड़ीसा वगैरह में हमारे पाए जाते हैं ना रिसोर्सेज कोल के और गैसेस के, तो वो हमारे क्या है, नेशनल रिसोर्स हैं। इसके अलावा इंडिया की जो रिवर्स हो गई, ठीक है, वाटर बॉडी, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं नेशनल रिसोर्स में आती हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं अलग अलग स्टेट से निकाले जाते हैं वो हमारे क्या है, नेशनल हैं। पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ओशियन एरिया, तो ये हमारे सारे क्या हैं, रिसोर्स हैं नेशनल। इसके बाद इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसपे किसी एक देश का हक नहीं, जिसपे मतलब जो सारी कंट्री के लिए होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि अगर हम सी बाउंड्री की बात करें तो समुद्र की जो तट रेखा होती है, ठीक है, समुद्र की तट रेखा वो किसी एक देश के लिए नहीं है, जो आपके कंट्री के पास लगी होगी कुछ दूरी तक वो तो आपकी होगी, लेकिन उसके अलावा जो तट रेखा है वो सारा क्या है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। या समुद्र के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स है, किसी एक कंट्री का उस पर राइट नहीं होता है। देयर आर इंटरनेशनल रिसोर्स विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशियन रिसोर्स बियॉन्ड 200 miles of the exclusive economically zone belong to open ocean and individual country can utilize these without। तो देखिए यहाँ पे एक लिमिट दे रखी है कि देखिए आपका जो कंट्री है, आपके कुछ एरिया तक जो बाउंड्री है वहाँ के रिसोर्सेज तो वो आपके होंगे, ठीक है, जैसे इंडिया से हमारे ये समुद्र से लगता है तो हमारी तटरेखा के कुछ एरिया तक जो रिसोर्स होंगे वो हमारे होंगे, इंडिया के कहलाएंगे। उसके अलावा जो समुद्र है, जो इसके एरिया है, जो इसके पाथ हैं वो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्स होंगे, उसे कोई भी कंट्री यूज़ कर सकती है और उसका डेवलपमेंट कर सकती है। तो ये हमने पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ओके, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करें तो हमारे होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स और स्टॉक। तो ये पोटेंशियल कौन से होते हैं, रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नो बीन यूटिलाइज्ड। ऐसे रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन, जो रीजन में फाउंड करते हैं, कहीं मिलते हैं, बट नॉट बीन यूटिलाइज, पर उसे यूटिलाइज हम सही से नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान, गुजरात। देखिए राजस्थान और गुजरात में कह रहे हैं कि बहुत सारा सोर्स है कि हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को यूज़ कर सकें, बट अभी हम उसको उतना अच्छे से प्रॉपरली डेवलप नहीं है, इसलिए प्रॉपरली हम उसका यूज़ नहीं करते। तो ये हमारे क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स। वी हैव अ पोटेंशियल बट वी डोंट यूज कंप्लीटली, ओके। इसके बाद डेवलप्ड रिसोर्स कौन से हैं, रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, देयर फिजिबिलिटी। तो ये ऐसे रिसोर्स हैं डेवलप्ड रिसोर्स जिसका भाई हमारे पास, जिसका हमने सर्वे कर लिया है, क्वालिटी और क्वांटिटी को मेज़र कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, द डेवलप्ड रिसोर्स डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के लेवल पे, फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स की इसका पूरा स्टडी किया जा चुका है। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक होता है मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, ह्यूमन बिलोंग टू हैव appropriate technology to assess these are including among stock, for example water in compound। तो ये क्या है, ये स्टॉक मतलब ऐसा होता है कि ऐसे रिसोर्स जो हमारे ह्यूमन की नीड्स को बहुत बड़ी मात्रा में पूरा कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसको सही से यूज़ कर सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। आप बोलेंगे यहाँ साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है इसमें क्या है, H है, और हाइड्रोजन हमारी एनवायरनमेंट में
एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। बट हमारे पास अभी इतना डेवलप रिसोर्स नहीं है कि पानी में से हम हाइड्रोजन को अलग कर करके और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। हमारे पास है तो अगर पानी से हम एनर्जी बनाने लग जाए तो देखो पूरा समुद्र पानी भरा हुआ है, तो हमारे पास है तो, बट हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। रिजर्व्स क्या है, रिजर्व भी स्टॉक की तरह ही होता है, आर सबसेट ऑफ द स्टॉक। स्टॉक का सबसेट है कि स्टॉक है हमारा जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसी का एक पार्ट है क्या, रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है, stock which can be put into with the help of existing technology know-how but there has been started, they can be used for meeting future requirement river water। तो ये क्या है, तो ये है कि भाई देखिए स्टॉक का पार्ट है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अब अभी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। दे कैन बी यूज मेल्टिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, हमने इसको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए स्टोर कर रखा है। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इन बिंग ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट। हमें पता है कि हाइड्रो पावर, आपको पता है ना, नदी पे ऐसे डैम बना के और जो पानी गिरता है वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बट इसको अभी हम लिमिट मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्टॉक का पार्ट है, ये हमारे पास रिजर्व है, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बट अभी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है रिजर्व्स। ओके, इसके अलावा हम बोल रहा है यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सप्लोटेशन रिसोर्स ग्लोबल, हाँ, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल। इसके अलावा जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से किया जाना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सही से होगा तभी उसको सही से यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है संपूर्ण विकास। ठीक है, सबके लिए चीज़ अवेलेबल हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई जो हमारा रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में एक किट आती है, ठीक है, एक प्लेइंग किट आती है, लेकिन प्लेइंग किट केवल एक क्लास को दे दी जाती है, तो भाई डेवलपमेंट तो उस क्लास के बच्चों का होगा, क्योंकि सिर्फ वही लोग गेम खेल रहे हैं और बाकी के जो स्कूल वाले हैं वो क्या करेंगे, तो उनका तो डेवलपमेंट नहीं हुआ ना। या फिर क्या है कि गवर्नमेंट केवल एक ही स्कूल को सारी फैसिलिटी दे रही है, प्लेइंग किट्स दे रही है, बहुत सारी चीज़ें मशीनरी दे रही है, बाकी स्कूल का नहीं दे रही है, तो क्या है, रिसोर्स का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। तो इसी तरीके से कंट्री में भी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी पूरी कंट्री में इक्वल होना चाहिए, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चौतरफा विकास हो सकेगा। यहाँ पे देखिए आपको कुछ चीज़ें दी होती हैं एनसीईआरटी में, तो ये बच्चे मिस कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को, पर आपको इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने से आपकी एक तो नॉलेज बूस्ट होती है, दूसरा अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, फॉर एग्जांपल क्लास 10 में, एनटीएससी में, आगे किसी फर्दर एग्जाम में जाते हो, तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पूछते हैं बताती हूँ। यहाँ पे आपको दिया है रियो डी जेनेरियो समिट। रियो डी जेनेरियो क्या था, तो आपसे पूछेंगे रियो डी जेनेरियो समिट कब हुई थी, ईयर बताइए। तो ईयर क्या है, 1992। यू हैव टू नो द ईयर 1992। दिस इज द फर्स्ट अर्थ समिट, पहली ये समिट थी जहाँ पे इंटरनेशनल लीडर्स, इंटरनेशनल कंट्रीज एक जगह पे आए थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी, और जो इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, उसको लेके मीटिंग्स करी थी और कुछ रूल्स बनाए थे। तो ये फर्स्ट समिट थी रियो डी जेनेरियो। किस कंट्री में हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी, तो कंट्री का नाम पता होना चाहिए, ब्राज़ील, ईयर 1992। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट damaging the environment and development in the present should not कंपोनेंट विद द नीड ऑफ द फ्यूचर। तो हाँ, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप ऐसे विकास करिए, ऐसे डेवलपमेंट करिए कि हमारे नेचर को हार्म ना हो, कि रिसोर्स हमें नेचर रिसोर्स दे रहा है पर आप लोग नेचर को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। भाई नेचर हमें क्या दे रहा है, वुड दे रहा है, पेड़ दे रहा है, हमने क्या किया, जंगल को ही पूरा काट डाला कि भाई सारा पेड़ एक बार में ही ख़त्म कर दो। तो ऐसा मत करिए,
डेवलपमेंट करिए, पर ऐसा डेवलपमेंट करिए जो हमारे नेचर को नुकसान ना पहुंचाए, वरना नेचर तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरा, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उसके लिए भी छोड़ दीजिए। ऐसा तो मत करिए कि आपको जो दिया है सारा ख़त्म कर दो, आने वाली जनरेशन सफ़ा चट कुछ मिले ही ना उसे। तो इसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पर बात हुई थी 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में मीटिंग हुई थी, तो इसको पढ़ लेना क्योंकि इससे इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एजेंडा 21 बात की गई थी, यहाँ पे कुछ एजेंडा रखे गए थे और सारी कंट्री को कहा गया था कि आप लोग इस पर सिग्नेचर करिए, आप लोग मिलकर इस पर काम करेंगे। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे किया जाना चाहिए। डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ सेटिस्फाइंग द ग्रीड फ्यू इंडिविजुअल अकाउंटेबल ऑफ रिसोर्स, तो वही चीज़ है कि रिसोर्स का डेवलपमेंट ऐसे करिए कि लालची मत बन जाओ, ठीक है, लालची मत बन जाओ कि हम अपने रिसोर्स को पूरी तरीके से विनाश की तरफ ले जाएं, बिल्कुल ख़त्म कर दें, फ्यूचर जनरेशन की तरफ होना चाहिए। और इसके लिए हमें करनी होगी रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग करनी होगी। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि भाई एक आप प्लान बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए कि आप कैसे यूज़ करेंगे। अगर आपके पास इतना रिसोर्स है और ये रिसोर्स आपके पास रिजर्व है, ठीक है, इसमें से आप लोग एक फिक्स मात्रा में जैसे कि 1% अगर यूज़ करते हैं 10 साल तक, तभी आप इसको चला सकते हैं फर्दर हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक। तो आपको 1% ही यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी ज़रूरत है और आपने 5% निकाल लिया तो आने वाली जनरेशन को तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बनने में तो बहुत साल लगते हैं। तो आपके लिए एक परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि मैं इसका अल्टरनेट ढूंढूं, अगर मेरे पास इतना रिसोर्स है तो मैं इसका अल्टरनेट ढूंढूं, अब मेरे को इतना ही यूज़ करना है, बाकी अगर मेरे को ज़रूरत है तो वो मैं कहीं और से फुलफ़िल करूँ। तो ऐसा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वही बताया है, प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रैटेजी फॉर judicious use of resource. It has an important in a country like India which has enormous diversity and availability of resource. इंडिया जैसी कंट्री में तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया आप देखोगे इतना वैरायटी वाला कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स पाए जाते हैं, पर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग है। कहीं पे आप राजस्थान गुजरात में देखोगे तो वहाँ पे पानी नहीं है, वाटर रिसोर्स की कमी है। कहीं पे देखोगे कि पानी है लेकिन वहाँ पे अदर रिसोर्सेज नहीं है। राजस्थान में आप लोग देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोलर और विंड एनर्जी का रिसोर्स है, तो उसका सही प्लानिंग होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है आपको, ये पैराग्राफ आपको रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रिच इन मिनरल्स एंड कोल्स। तो यहाँ पे स्टेट्स दे रखा है, आप क्वेश्चन पूछेगा कि मिनरल और कोल कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये मिनरल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे अच्छे कोल और इसके डिपॉजिट पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एपी में, अरुणाचल प्रदेश में बोल रहे हैं कि भाई वाटर रिसोर्स है बट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। राजस्थान में बोल रहे हैं कि सोलर और विंड एनर्जी है बट लैक ऑफ वाटर रिसोर्स नहीं है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ लद्दाख। भाई इतना अच्छा आइसलैंड है, घूमने के लिए उसे अच्छा सा डेवलप किया जा सकता है, बट ये कंट्री से पूरा आइसोलेट है। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है, इसके लिए ज़रूरत है यू हैव टू प्लान योर रिसोर्स। अपने रिसोर्सेज का प्लान करिए और उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब किस तरीके से आप रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हो इंडिया में, तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया में आपको रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग के लिए आपको चार्ट्स, ग्राफ्स, सारी चीज़ें तैयार करनी होंगी और कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, क्योंकि हम पहले अपने देश की ही बात करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, दिस इन्वॉल्व सर्वे। सबसे पहले आपको क्या किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी कंट्री में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं और उसका एक परफेक्ट शीट बनानी होगी। कि फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से शीट बनाइए और वहाँ पे लिखिए कि मेरे पास एमपी में ये रिसोर्स 1, 2, 3 पाए जाते हैं, इतनी मात्रा में, इतनी क्वालिटी है, इतनी क्वांटिटी है, इतना डेवलप्ड है, इतना अनडेवलप्ड है। यूपी में मेरे पास ये रिसोर्स पाए जाते हैं, दिल्ली में मेरे पास ये रिसोर्स पाए जाते हैं, और उनका परफेक्ट प्लॉटिंग करिए, मैपिंग करिए। उसके बाद आपको बोल रहा है स्टेप नंबर 2 में
जब आप इसका मैपिंग कर लें तो बोल रहा है इवॉल्व द प्लांटिंग स्ट्रक्चर विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स इंस्टीट्यूशन। उसके लिए आप देखिए कि कौन से रिसोर्स का कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कौन सी स्किल्स अवेलेबल हैं, इंस्टीट्यूशन लगाओ और स्किल्स। उसके बाद देखो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट, पहले आप लोग पहचानिए, लिस्टिंग करिए, उसके बाद टेक्नोलॉजी और स्किल्स की बात करिए कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या स्किल्स। और थर्ड स्टेप में बोल रहा है कि भाई उन रिसोर्स का डेवलपमेंट आप पहले करिए जो आपकी कंट्री डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब देश के डेवलपमेंट के लिए। भाई आपके पास रिसोर्स 1 2 3 है, तो सबसे पहले आप किसका डेवलपमेंट करोगे, किसके लिए कंपनी लगाओगे, जो आपके देश के विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो पहले उसका डेवलपमेंट करो ना। फिर जो आपके देश के लिए कर रहा है उसका डेवलपमेंट करो, तो वो चीज़ पहचानो फिर करो। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है इन द एक्सप्लेन। ओके और इसी चीज़ को आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको आप एक बार रीड करके ज़रूर देखिए, क्योंकि सोशल स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ लाइन टू लाइन आपको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के अलावा बाहर से कहीं से नहीं आएगा, बट एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़नी होगी। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन, अपने रिसोर्स को आपको कंजर्व करना होगा, बचाना होगा भावी पीढ़ी के लिए, वरना नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा ही नहीं। रिसोर्स आर वाइटल एंड एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, but irrational consumption over utilization of resource may lead socio economy environment problem। अगर हम इसका सही से प्लानिंग डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ये हमें प्रॉब्लम कर सकता है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कर सकता है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। यानी हर स्टेज पे, हर लेवल पे हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। दे हैड बीन मेड कंसर्न द लीडर ऑफ द थिकन्स। फॉर एग्जाम्पल गांधी वॉज, यहाँ पे गांधी जी का एक लाइन बोला है, गांधी जी वॉज वेरी apart in voicing his concern about resource conservation. There is a enough everybody need, not anybody greed। तो यहाँ पे गांधी जी ने एक लाइन बोली थी, इस लाइन को आप कोड भी कर सकते हैं अगर आप कभी इस टॉपिक पे निबंध लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि गांधी जी ने कहा था भाई सबकी आवश्यकताओं के लिए तो बहुत है, लेकिन किसी की लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। तो हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे नेचर ने हमें बहुत दिया है, लेकिन किसी की लालच को हम नहीं कर सकते। तो रिसोर्स इनफ फॉर एवरीबडी, सबके लिए, एवरीबडी के लिए रिसोर्स इनफ है, बट नॉट नीड फॉर एनीबडीज ग्रीड। किसी की लालच को पूरा करने के लिए कोई भी हमारा पास फुलफिलमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये ग्रीडी बोला हुआ है कि जो सेल्फिश इंडिविजुअल हैं, इसको आपको एक्सप्लेन किया है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो गांधी जी का ये स्टेटमेंट है, काफ़ी अच्छा है, जगह जगह पे यूज़ होता है। तो इन एक एक लाइन को पढ़ो, यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इंटरनेशनल लेवल क्यूबा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बता रखा है जो समिट्स और जो फ्यूचर प्लानिंग्स और जो अलग अलग मीटिंग्स हुई हैं, तो इन चीज़ों को आपको पढ़ते रहना है। इसके बाद लैंड यूटिलाइजेशन। अब हमारा अगला रिसोर्स क्या है, अगला रिसोर्स है लैंड। देखिए हमारे पास जो मेनली रिसोर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है लैंड, वाटर। तो इनको हम एक एक चैप्टर में करके पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं लैंड के बारे में। तो हमारा जो इंडिया है उसमें कैसी कैसी लैंड पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हैव अ लुक दिस पाई चार्ट कि हमारे इंडिया में कैसी कैसी लैंड पाई जाती है। लैंड अंडर इंटरप्ट रिलीफ फ्यूचर्स, तो कैसे कैसे आती है। तो देखिए हमारे, अगर हम पूरा 100% ये हमारा इंडिया का लैंड है, तो इसमें हम देखेंगे 43%, कितना 43, ये जो ब्लू रेंज है ये हमारा क्या है, प्लेन्स। प्लेन्स मतलब क्या है, जो मैदान होते हैं जहाँ पे आप लोग इसी पार्ट को यूज़ करते हो फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए आप करते हो, रहने के लिए यूज़ करते हो। इसके बाद जो ये पिंक वाला एरिया है 30%, दिस इज़ माउंटेन एरिया, जो आपके पहाड़ हैं वो इस एरिया में आते हैं, ठीक है। इतने एरिया में इंडिया के लैंड पे आते हैं। इसके अलावा प्लेट्यू 27%, यानी कि जो पठार वाला रीजन है वो 27% एरिया है। तो ये इंडिया का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो एग्रीकल्चर का पार्ट होता है सारा, वो हमारा किस पे होता है, प्लेन्स पे होता है। अगर हम लैंड को डिवाइड करें कि लैंड हमारी इंडिया की किन किन कामों में लगी हुई है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिस्टिंग करके बताई हुई है कि यहाँ पे आपकी कौन कौन सी लैंड है। फॉरेस्ट है,
जंगल कवर जो करते हैं। इसके अलावा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको बता रखा है बेरेन, यानी कि जो बंजर भूमि होती है जिस पे कोई कृषि नहीं होती है। वेस्ट लैंड है, लैंड पुट इन नॉन एग्रीकल्चर यूजिंग, जो ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं हो रही है, जहाँ पे बिल्डिंग्स बनी है, रोड बनी है, फैक्ट्री बनी है। इसके अलावा बता रहा है अदर जो नॉन कल्टीवेशन वाली है, तो परमानेंट पीजर एंड ग्राजिंग लैंड, जहाँ पे घास के लिए यूज़ होता है, चरागाही के लिए कहते हैं ना, जानवरों को चरवाते हैं। उसके बाद लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, ऐसी लैंड जहाँ पे तरह तरह की फसलें लगाई जाती हैं या फिर कुछ पेड़ उगा दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया है वेस्ट लैंड, जो अनकल्चर्ड मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, जो 5 साल से ऐसी लैंड जहाँ पे खेती नहीं की हो। उसके बाद हमारी फॉलो लैंड बोल रहा है करंट फॉलो फेल्ट विदाउट कल्टीवेशन इज़ 1 लेस देन एग्रीकल्चर ईयर अदर देन करंट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू उस पर हमने जो बीज बोया है उसके आधार पर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और नेट शोन एरिया, एरिया शोन मोर देन वंस इन एन ईयर, ये एरिया वो आता है जो पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि जिस पे हम खेती कर रहे हैं, मतलब किसान का वो पार्ट जिस पे आप साल में 2 बार कम से कम बीज उगाते हो, 2 बार फसल उगाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट शोन एरिया बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से इंडिया की लैंड को डिवाइड किया है। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, तो यहाँ पे देखिए ये वाले ग्राफ को आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे पाई चार्ट दिख रहा है जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी 1960 टू 1961, यहाँ पे जनरल लैंड का यूज़ कैसे हो रहा था, तो इसका परसेंटेज में दिखाया हुआ है कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा था। और ये दिखाया हुआ है जनरल यूज़ कैटेगरी 2014 एंड 15 में, 2014-15 में क्या चेंजेस आया है, तो उसे आप लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो लाइट ग्रीन एरिया है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर एरिया, नॉन एग्रीकल्चर ये वाला दिखा रहा है आपको। उसके बाद देखिए ब्लू कलर 18.11%, ये आपको फॉरेस्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे 18.11% है, और यहाँ पे देखो फॉरेस्ट का ये ब्लू वाला फॉलो करंट फैलो अदर देन, तो यहाँ पे देखिए। तो इस तरीके से आप लोग ये कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हो क्या क्या परसेंटेज थी पहले और क्या क्या परसेंटेज रह गई है अब, जो कल्चर मतलब एग्रीकल्चर के अलावा जो अदर एक्टिविटी में लैंड हमारी इन्वॉल्व है। ओके, इसके बाद जो हमारा लैंड रिसोर्स है, तो लैंड में हमारी क्या पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है, और सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो सॉइल के हमारे यहाँ अलग अलग टाइप पाए जाते हैं, और वो टाइप कौन कौन से हैं और उनका यूज़ क्या है वो आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। सो वो देख लेते हैं, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, सॉइल एज अ रिसोर्स, लैंड कंजर्वेशन, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है भाई, जो हमारी जो मृदा है, लैंड है, वो डिग्रेड हो रही है, तो उसको डिग्रेड करने से बचाने के लिए ये हमने नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेड क्यों हो रही है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा माइनिंग करते हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको हम ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इन सब रीज़न से हमारा क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड ऑफ द लैंड बट हैव नॉट appropriate piece of the natural force damage in land. Some human activities such as deforestation, overgrazing. Deforestation का मतलब होता है, forestation मतलब जो आप लोग पेड़ लगा रहे हो, deforestation मतलब जंगलों की जो कटाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे हम अपने जानवरों को चराए जा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। इसलिए हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपको रिसोर्स दिखाया है, सॉइल एज अ रिसोर्स। लैंड में हमारी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो यहाँ पे आपको सॉइल दिखाया हुआ है, सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज़ मीडियम ऑफ प्लेन ग्रोथ एंड द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अर्थ के अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो विकास में इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधों का डेवलपमेंट, क्रॉप का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, सब चीज़ किस पे डिपेंड है, सॉइल पे। इसलिए सॉइल को बोला जाता है, सॉइल एक ऐसा है जिसमें जान होती है, वो लिविंग होता है। सॉइल इज़ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग होते हैं। इट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स फ्रॉम सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ। कुछ सेंटीमीटर की डेप्थ बनाने के लिए सॉइल को मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, तो यहाँ पे कितने सारे साइकिल होते हैं जिससे गुजर के एक मिट्टी जो है वो मिट्टी बनती है। तो यहाँ पे देखिए टॉप
टॉप सॉफ्ट अपर ऑफ द लेयर, जो सबसे ऊपर लेयर होती है सॉइल की वो कैसी होती है, जो हम मिट्टी की सबसे ऊपर लेयर अगर आप सड़क खोदो तो नज़र आती है वो आपको ये वाली आती है। इसके बाद जो नीचे परत होती है तो वो आपको ये नज़र आती है। फिर उसके नीचे जो होता है प्रेजेंट रॉक मटेरियल, तो आपको थोड़े चट्टाने कंकड़ नज़र आते हैं। और ये इसके बाद प्रेजेंट हेड रॉक, तो उसके नीचे ये होता है। तो इस तरीके से जो मिट्टी होती है सॉइल होती है उसकी ये कुछ 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे और यहाँ तक होते हैं, इसके नीचे ये होता है फिर ये होता है। तो इसको आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि जो सॉइल प्रोफाइल होती है किस तरीके से होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इसके अलावा आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी सॉइल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, खादर और बांगर, अकॉर्डिंग टू देयर एज के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं सॉइल को। खादर इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड हिज यूज फर्टाइल देन बांगर। तो खादर और बांगर अकॉर्डिंग टू देयर एज होता है कि जो न्यू सॉइल होती है, जो ओल्ड सॉइल होती है तो उसको हम बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हम करेंगे तो हमारे पास सॉइल हमारे इंडिया में कितनी तरह के पाई जाती हैं। अल्वियोल सॉइल, ठीक है, अल्वियोल मोस्ट ऑफ द इंडिया के पार्ट में अल्वियोल सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल विच इज़ गुड फॉर द कॉटन, और इसके अलावा आपकी है रेड एंड येलो सॉइल। तो जितनी भी सॉइल हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, उनका एरिया और उनका यूज़ आपको पता होनी चाहिए। दिस इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड इंपॉर्टेंट सॉइल इनफैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन, जो हमारा उत्तरी मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पे अल्वियोल सॉइल पाई जाती है। हैव बीन डिपॉजिट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर, यहाँ पे जो डिपॉजिट मिलता है वो हमें कौन कौन सी रिवर का मिलता है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जो 3 इंपॉर्टेंट हमारे रिवर के सोर्स हैं उसका डिपॉजिट मिलता है। राजस्थान, गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। अल्वियोल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल, इसके अलावा ईस्टर्न कोस्टल में भी पाया जाता है, तो इसका भी हम ग्राफ में देख लेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग अल्वियोल सॉइल के बाद ब्लैक सॉइल के बारे में देखो तो ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। दीज सॉइल ब्लैक इन कलर आर ऑल्सो नॉन एज रेगुर सॉइल, तो इसको हम रेगुर भी बोलते हैं और ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक कलर होता है, आइडियल फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉटन, कॉटन के लिए ये आइडियल मानी जाती है, इसलिए हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और इसके लिए आपको कैसा कंडीशन चाहिए होता है, द टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली डिकेन ट्रिप ऑफ द स्प्रेड नॉर्दर्न डिकेन, तो ये कहाँ पे पाई जाती है और इसका क्या यूज़ है। तो देखिए ये आपका ब्लैक सॉइल का डायग्राम है कि ब्लैक सॉइल कैसी नज़र आती है। ये अल्वियोल सॉइल है जो मोस्ट ऑफ द एरिया में आपको मिलती है। इसके अलावा हमारी खादर और बांगर के बारे में तो हमने देख लिया, ठीक है। खादर और बांगर अकॉर्डिंग टू अपार्ट फ्रॉम द इंडिया, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर एज, वही मैंने कहा जो आपको एज के अकॉर्डिंग हम सॉइल को डिवाइड करते हैं। तो बांगर एंड न्यू अल्वियोल खादर बांगर हैज़ सो एज अल्वियोल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड अल्वियोल बांगर एंड न्यू अल्वियोल खादर। जो नई मिट्टी होगी उसे हम न्यू अल्वियोल खादर बोलेंगे, जो पुरानी होगी उसे हम भांगर बोलेंगे। तो पुरानी होती है जो काफ़ी टाइम से बनी होती है, खादर होती है जो नदी के बहाव के साथ उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स को लेके आती है और नदी के पास में इकट्ठा हो जाती है, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। इसके बाद इंडिया में हम लोग अगर इंडिया में इसका थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। अब देखिए ये जो इंडिया का मैप है तो यहाँ पे आपको सॉइल का पूरा दिखाया हुआ है। तो लाइट ग्रीन इज़ द अल्वियोल सॉइल, ये जो आपका प्लेन है देखिए ये जो सारा है यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, अल्वियोल सॉइल पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है, थोड़ा सा यहाँ पे भी पाई जाती है, थोड़ा सा हमारे ये बॉर्डर्स पे भी पाई जाती है, थोड़ा सा ये नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सारा क्या है, अल्वियोल सॉइल। फॉरेस्ट या माउंटेन वाली सॉइल कहाँ पाई जाती है, जो डार्क ग्रीन, तो यहाँ पे आप ऊपर आप देख सकते हैं कश्मीर में, और यहाँ पे जो थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे माउंटेन है वहाँ पे माउंटेन सॉइल। इसके अलावा रेड एंड येलो सॉइल वाला जो पार्ट है तो ये पूरा पार्ट आपका जो है वो रेड एंड येलो सॉइल का है, नॉर्थ ईस्ट में पूरा कवर करता है। ब्लैक सॉइल जो हमारा मिड इंडिया है यहाँ पे आपका पाया जाता है क्या, ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये है आपकी ब्लैक सॉइल। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं लैटराइट सॉइल, और इसके बाद ये जो लैटराइट सॉइल है और तो लैटराइट सॉइल का डार्क स्मॉल ये वाला पार्ट बिल्कुल छोटा सा और ऊपर थोड़ा सा है। इसके बाद ये एरिड वाला येलो वाला जो पार्ट है इसको आप देख सकते हैं, ये केवल हमारे जिसको हम बोलते हैं ड्राई, ठीक है, जो हमारी मरुस्थलीय मिट्टी होती है तो ये यहाँ पे राजस्थान में पाई जाती है। तो ये आपका पूरा जो मैप है इसको अच्छे से आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे तो समझ जाएंगे।
अब हम इसको देख लेते हैं रेड और येलो सॉइल के बारे में। तो रेड और येलो सॉइल डेवलप क्रिस्टलाइजेशन इग्नेसियस रॉक्स एरिया एंड रेनफॉल ईस्टर्न एंड द साउथर्न डिकेन्स। तो रेड एंड येलो सॉइल कैसे डेवलप होते हैं? क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक। क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक एक प्रेशर एक टेम्परेचर की वजह से बनती है। येलो एंड रेड सॉइल आल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ, कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेट। ठीक है, दी सॉइल डेवलप्ड रेडिश कलर एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन मेटाफर रॉक्स। कलर कैसा होता है? रेडिश होता है। इट लुक येलो व्हेन इट अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर हम इसे पानी में डालते हैं तो येलो होती है, वैसे ये रेड नज़र आती है, इसलिए हम रेड और येलो बोलते हैं। एरिड सॉइल, एरिड जो सूखी मिट्टी होती है, जैसे कि राजस्थान में जो पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल आर रेंज ब्राउन इन कलर, ये इसमें पानी की कमी होती है, ब्राउन कलर का होता है। दे आर जनरली सैंडी टेक्सचर, रेतीला टेक्सचर होता है। सलाइन, वेरी हाई कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड और ड्यू टू ड्राई कई जगह पे पाई जाती है? राजस्थान में, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है, तो मरुस्थलीय मृदा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं इसके बारे में, पानी की बहुत कमी होती है। लैटराइट सॉइल आपको बताया है हैज़ लैटिन वर्ड से डेवलप्ड हुआ है, मीन्स ब्रिक, जो चट्टानों से बनी है। लैटराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो यहाँ पे ये बताया कौन से एरिया में पाया जाता है? वेस्टर्न घाट में, उड़ीसा में। तो आप एक बार इंडिया के मैप को अच्छे से समझ लोगे तो आप बता सकते हो कौन कौन से रीजन में पाया जाता है। तो ये आपका एरिड सॉइल का लुक है कि राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है, और ये आपका लेटराइट मिट्टी का है। इसके बाद फॉरेस्ट सॉइल, जो हमारे फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है, हिली एरिया में पाई जाती है। इसका टेक्सचर सॉइल टेक्सचर वरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन, जो माउंटेन के अकॉर्डिंग इनका टेक्सचर थोड़ा थोड़ा वरी करता है। दे आर लोमी, सिली, वैली साइड्स। तो ये आपका बहुत कम रीजन में पाया जाता है, इस तरह की मिट्टी होती है। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन क्या है कि जो मिट्टी है वो अपनी जगह से बह के चली जाती है, उड़ के चली जाती है अपने स्थान को छोड़ के, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। इसको हम कंजर्व या रोक कैसे कर सकते हैं? इसको हम रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्टेशन, प्लांट लगा के। क्योंकि देखिए मिट्टी कैसे जाएगी? जब पानी के बहाव के साथ चली जाएगी, हवा के साथ चली जाएगी, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कर सकते हैं कि पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पेड़ लगाते हैं तो क्या होता है? वो मिट्टी को बहुत दूर तक पकड़ के रखता है, तो हवा से, पानी से सॉइल इरोजन नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, जो हिली एरिया है, पहाड़ वाले एरिया हैं, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर करें, क्रॉप्स लगाएं, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं वो लगाएं, तो इन सब तरीके से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट, यहाँ पे कुछ इंडिया एनवायरनमेंट के बारे में कुछ डाटा दिया हुआ है, ये आपको रीड करना है। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। ये था पूरा चैप्टर। अब आप लोग इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, और एक बार ज़रूर जाके इस चैप्टर को थ्रोली रीड करें, बहुत अच्छे से रीड करें। सोशल स्टडी में केवल बुक से आता है, लेकिन बुक की एक एक लाइन रीड करनी होती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, यार लाइक भी ज़रूर कर दिया करो, लाइक करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, खबरी पे।